हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपको प्रारंभिक परीक्षा 2021 यूपीएससी के लिए प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए आज की टॉपिक में हम लोग सामान्य विज्ञान टॉपिक पे बातचीत करेंगे प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए। इससे पहले आपको जीएस पेपर हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो इस चैनल के माध्यम से कंपटीशन बिटवीन कमीशन दोनों के दृष्टिकोण से वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो हमारे जो भी सहयोगी हैं, सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह की सहयोग हमें करें ताकि आप लोग के लिए हम नए नए टॉपिक सर्च करके जो आपके प्रतियोगिताएं परीक्षा से संबंधित और कमीशन से संबंधित आपके जो भी टॉपिक है जो एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो आज की जो टॉपिक में हम लोग बातचीत करेंगे सामान्य विज्ञान यानी फिजिक्स में। सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स से टॉपिक से बातचीत करेंगे और इस टॉपिक में आपको पहले हम सब्जेक्टिव वाइज समझाते हैं, फिर उस सब्जेक्टिव वाइज के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का विश्लेषण किया जाएगा, एक एक क्वेश्चन को समझाया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो बातचीत करते हैं हम लोग अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, तो हम लोग जो आज बातचीत करेंगे, यह बातचीत करने का जो टॉपिक है यह फिजिक्स में यांत्रिकी टॉपिक पे बातचीत करेंगे। यांत्रिक टॉपिक में जैसे द्रव्यमान के बारे में जानेंगे, बल के बारे में जानेंगे, त्वरण के बारे में जानेंगे, कार्य के बारे में जानेंगे, ऊर्जा के बारे में जानेंगे, संवेग के बारे में जानेंगे और गति के बारे में जानेंगे। तो द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति, तो ये सभी टॉपिक के बारे में पहले हम सब्जेक्टिव समझते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो द्रव्यमान देखेंगे, बल देखेंगे, त्वरण देखेंगे, कार्य देखेंगे, ऊर्जा देखेंगे, संवेग देखेंगे, गति देखेंगे। तो यह आपके प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। आप इसको सुने, समझे और याद करें। कंसेप्ट आपको क्लियर कराया जा रहा है। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे बातचीत करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक हम लोग बातचीत करते हैं वह बातचीत करते हैं यांत्रिकी के बारे में। किसके बारे में? यांत्रिकी जो है भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है आपका भार यानी वेट। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। उसके बाद है आपका द्रव्यमान। किसी वस्तु या पदार्थ के परिणाम को उस वस्तु पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। इसे हम m से सूचित करते हैं। इसे हम क्या से सूचित करते हैं? इसे हम m से सूचित करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको समझना है और इस कंसेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा दूरी एवं विस्थापन। प्रतिदिन की भाषा में हम दूरी और विस्थापन एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिक में इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। भौतिक में विस्थापन का अर्थ और दूरी का अर्थ अलग होता है। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी उस वस्तु का तय किए गए प्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सीधी रेखा मार्ग में बतलाता है। इसलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी को भी विस्थापन का सदैव वस्तु की प्रारंभिक अंतिम स्थिति के बीच सबसे कम दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सब लाइन जो है आपके कंटेंट है। अगर इस कंटेंट को आप समझ लेते हैं भली भांति अच्छे से तो फिर आपको आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव वह समझने में क्वेश्चन को किसी तरह की परेशानी नहीं हो पाएगा और आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाइएगा। अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला है कि चली गई दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। तो स्पष्ट है कि दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। तो दूरी को हम अदिश राशि कहते हैं और विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है, परंतु वस्तु के अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तुतः अंततः अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तब जाके वह शून्य होती है। तो इसी कंटेंट को हमें समझना है और हम लोग भली भांति पिछले क्लास में इस सब टॉपिक को पढ़ भी लिए हैं, तो यहाँ पर ज्यादा परेशानी आपको होगा ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका चाल एवं वेग। किसी वस्तु की चाल उसके प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं। यानी चाल बराबर होता है आपका चली गई दूरी बटा समय।
चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी टोटल दूरी बटा टोटल टाइम, यानी दूरी बटा समय होता है चाल बराबर सूत्र। चाल एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। किसी वस्तु का वेग उसमें प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है, यानी वेग बराबर होता है आपका वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं। तो ये सब टॉपिक और कंटेंट को समझते चलना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर भी करते चलना है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका चाल एवं वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल परिमाण होता है, उसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अतः वेग एक सदिश राशि है। वेग एक कौन राशि है? सदिश राशि है। अब है आपके त्वरण के बारे में देखिए। किसी वस्तु में के त्वरण को समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब हम अगले टॉपिक को देखिए। अब है आपका कि त्वरण बराबर क्या होता है? तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर अंतिम वेग, त्वरण बराबर त्वरण निकालना हो तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तथा t समय पश्चात अंतिम वेग v हो तो त्वरण, यानी त्वरण को a से सूचित करते हैं, यानी v को आपको v माइनस यू बाई टी, यानी त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगले टॉपिक को देखिए और ये बहुत ही आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ये कंटेंट अगर आप सुनते हैं, समझते हैं, पढ़े हुए हैं तो आपको परेशानी नहीं होगा। अगले टॉपिक को देखिए, न्यूटन के गति के नियम। पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन के 3 नियम परिभाषित किए गए हैं। इन नियम को न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के नियम बल की परिशुद्ध परिभाषा देते हैं और वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके द्वारा प्राप्त की गई गति अवस्था के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो ये सब लाइन जो है आपके कंटेंट बिल्कुल क्लियर है, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखिए। अब है आपके न्यूटन की प्रथम गति नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम। प्रथम नियम के अनुसार कोई विराम अवस्था वस्तु विराम अवस्था ही बनी रहे और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसकी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल के द्वारा उसे बाध नहीं किया जाता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। ठीक, अब है आपके न्यूटन के द्वितीय नियम। न्यूटन के गति के नियम के अनुसार यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है और गति में परिवर्तन होने का अर्थ वस्तु में त्वरण उपस्थित होने से है। अतः किसी वस्तु पर बल लगने में उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। प्रयोग द्वारा यह दिखाया गया कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m, यानी आपका मास F हो गया फोर्स, वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है। यानी इसलिए सूत्र भी है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। अब यानी F बराबर m गुने मास। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे आपका कि इस समीकरण को ही न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और 1 न्यूटन बल है जो 1 किग्रा द्रव्यमान वस्तु पर लगाए गए जाने पर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड त्वरण उत्पन्न करता है। अब हम टॉपिक नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड नंबर टॉपिक है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु के बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया कहते हैं और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिणाम के बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है। अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब हम अगले टॉपिक को देखिए। अगला टॉपिक है आपका संवेग। किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप को परिभाषित किया जाता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है और उसके बाद संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। संवेग का एसआई मात्रक किग्रा मीटर पर सेकेंड होता है और संवेग में परिवर्तन किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर पर लगे गए बाहरी बल के समानुपाती होती है और संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा एक ही है और यह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का ही एक अन्य रूप है। तो इस तरह से हम लोग को समझना है और क्वेश्चन को आसानी पूर्वक समझ के एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करना है और देखना है। चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं। आगे है अब टॉपिक संवेग संरक्षण का नियम।
यदि दो अथवा दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाहरी बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर अथवा संरक्षित बना रहता है। इसे ही संवेग का संरक्षण नियम कहते हैं। तो ये सब नियम को देखते चलना है ताकि आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब है आपका कार्य। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान लगाए गए बल तथा बल की दिशाओं में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर होता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, बल गुने बल की दिशा में विस्थापन होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अगले टॉपिक। अगला टॉपिक है शक्ति अथवा सामर्थ्य। किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। यदि कोई कर्ता t समय में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, यानी P बराबर W बटा T होता है, वर्क बाई टाइम। शक्ति का मात्रक होता है जूल, शक्ति का मात्रक होता है जूल पर सेकेंड होता है और इसे वाट कहते हैं। शक्ति का एक अन्य मात्रक को अश्व सामर्थ्य भी कहते हैं और एक अश्व सामर्थ्य बराबर होता है 746 वाट। अब हम लोग अगले टॉपिक को समझते हैं। सभी टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप नज़रअंदाज ना करें और अच्छे से समझते चले ताकि आपके एग्जामिनेशन इससे क्लियर हो सके। चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है ऊर्जा यानी एनर्जी। ऊर्जा को क्या कह रहे हैं हम लोग, एनर्जी बोल रहे हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अनेक रूप है जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल होता है। अब अगले टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है आपका यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा यह किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है और यह दो प्रकार की होते हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। एक पिंड की स्थितिज एवं गतिज ऊर्जाओं का कुल योग इसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग गतिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं। गतिज ऊर्जा है आपका, यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m किग्रा तथा चाल v मीटर पर सेकेंड हो तो उस वस्तु की ऊर्जा क्या होगा, तो किनेटिक k इंटू की E इक्वल टू 1/2 mv², यानी यह स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग आगे स्थितिज ऊर्जा को बारे में जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए तो इस दौरान किया गया कार्य ही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं जैसे प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इत्यादि। तो इस तरह से आपको सब्जेक्टिव टॉपिक बेसिक बताया गया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे विश्लेषण करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानते हैं और इस तरह से विश्लेषण किया गया इस कंटेंट को आप समझने का प्रयास करेंगे और आप अपने एग्जामिनेशन की व्यू से तन मन धन से आप लगे रहें, आपकी सफलता निश्चित होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ए ऑप्शन है कम काम करने में, बी ऑप्शन है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, सी ऑप्शन है उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, और डी ऑप्शन है उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी करने में। तो इसका आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर बी सही, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका कि एक व्यक्ति के संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगा, तब तराजू की रीडिंग क्या होगा। यह सब आपके यूपीपीसीएस की क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके आने वाले संभावित है कि आने वाले भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी ये ऑप्शन है बढ़ेगी, बी ऑप्शन है घटेगी, सी ऑप्शन है रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और डी ऑप्शन वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर बी, वह क्या होगा, घटेगा। कोई भी व्यक्ति क्या रिजल्ट हो जाएगा, घटेगी। कोई भी व्यक्ति गहरे सांस
या सांस बाहर छोड़ने दोनों ही परिस्थितियों में तराजू की रीडिंग घटेगी। तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा। उस स्थिति में व्यक्ति का जो वजन होगा वह तराजू क्या करेगा, कम बताएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ए ऑप्शन अपकेंद्रण, बी ऑप्शन अपोहन, सी ऑप्शन उत्क्रमक प्रसारण और डी ऑप्शन है आपका विसरण। ये सभी आपके क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन हॉल में पूछा हुआ क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपसे फिर पूछे भी जाएंगे। यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर ए सही, अपकेंद्रण। ध्यान दीजिए, यह प्रतिक्रिया बल, यह जो आपका प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसका दिशा जो है अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली सिद्धांत है। ए ऑप्शन है अपकेंद्रीकरण, बी ऑप्शन है अपोहन, सी ऑप्शन है प्रतिक्रमण प्रसारण और डी ऑप्शन है आपका विसरण। यह है उत्तराखंड लोअर सब इंस्पेक्टर 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान दीजिए, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अभी जो आपका बताया जा रहा है क्वेश्चन यह साइंस का, या आप किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम देने जाइए वहां भी काम आएगी क्वेश्चन, और आप कमीशन यूपीएससी 2021 में दे रहे हैं वहां पर भी काम आएगी। तो यह क्वेश्चन आपको एक ही एग्जाम से ऐसा नहीं कि फिक्स है कि आपको यूपीएससी में ही पूछा जाएगा और स्टेट पीसीएस में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा किसी भी क्वेश्चन पे फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इस सब बात को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कीजिएगा। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, अपकेंद्रीकरण। क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ए ऑप्शन विस्थापन, बी ऑप्शन वेग, सी ऑप्शन बल, डी ऑप्शन आपका है आयतन। यानी यहाँ पर आपका रिजल्ट हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्या है, आयतन जो है यह सदिश राशि नहीं है, सदिश नहीं है। ध्यान दीजिए, वैसा राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वह उन्हें अदिश राशि कहते हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि सदिश राशि है, जबकि आयतन अदिश राशि है। आयतन क्या है आपका, अदिश राशि है, यह सदिश राशि नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ए ऑप्शन संवेग, बी ऑप्शन दाब, सी ऑप्शन ऊर्जा और डी ऑप्शन आपका है कार्य। यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर ए सही, संवेग। कौन सी राशि एक सदिश राशि है, तो यह संवेग है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि, ए समय, बी ऑप्शन चाल, सी ऑप्शन विस्थापन, डी ऑप्शन आपका दूरी। यानी आपका रिजल्ट होता है यहाँ पर सी ऑप्शन विस्थापन। वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों ही होते हैं सदिश राशि कहलाते हैं, जैसे संवेग, बल, त्वरण, विस्थापन आदि। और किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाते हैं और विस्थापन एक सदिश राशि है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ए ऑप्शन वेग, बी ऑप्शन त्वरण, सी ऑप्शन द्रव्यमान, डी ऑप्शन आपका बल। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर सी सही, द्रव्यमान। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, और द्रव्यमान बराबर होता है संवेग बटा वेग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, बल गुणनफल है। ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। यानी आपका यहाँ रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर बी सही, द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, और बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी घन के आयतन के पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई में क्या होगी। तो उस घन के किनारे की लंबाई में क्या होगी। ए ऑप्शन 3 होगा, बी होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो क्या हो जाएगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा यहाँ पर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है, परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही है। ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा
का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हवाओं की ऊर्जा होती है एक ए ऑप्शन केवल स्थितिज में, बी ऑप्शन केवल गतिज में, सी ऑप्शन वैद्युत में और डी ऑप्शन स्थितिज और गतिज दोनों में। यानी आपका रिजल्ट होता है यहाँ ऑप्शन नंबर बी केवल गतिज में। बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है और हवाओं की गतिज ऊर्जा को अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ए ऑप्शन है गतिज ऊर्जा में, बी ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा में, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा में और डी ऑप्शन है आपका विकिरण ऊर्जा में। तो जल्दी से बता दीजिए इसका रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही, गतिज ऊर्जा में। ध्यान दीजिएगा, बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इस यांत्रिक ऊर्जा को जननित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो बहती हुई वायु से ही उत्पन्न की गई ऊर्जा को हम लोग पवन ऊर्जा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक ट्रेन जैसी चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? ए ऑप्शन है स्थिरता का जड़त्व, बी ऑप्शन है गति का जड़त्व, सी है जड़त्व गुण, डी है द्रव्यमान का संरक्षण। यानी आपका यहाँ रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, स्थिरता का जड़त्व। क्या हो जाएगा? स्थिरता का जड़त्व। यदि ट्रेन की एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में रहता है और यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु उसकी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयास करता है, यानी प्रयत्न करता है। फलतः यही यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। देखिए कथन ए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। कथन ए, पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने के लिए गति में ला सकता है। कथन कारण जो आपका आर है, यदि किसी यंत्र पर कोई बाहरी बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, आर ए सही को स्पष्टीकरण है और बी ऑप्शन करे ए और आर दोनों सही है और आर ए को सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है और डी ऑप्शन कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए आप बताइए तो यहाँ पे आपको क्या सही रिजल्ट आता है, जल्दी से बता दीजिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका। इसका रिजल्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है, ए और आर दोनों सही है, आर ए को सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ए ऑप्शन बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी ऑप्शन सड़क बर्फ से सख्त होती है, सी ऑप्शन है आपका जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है और डी ऑप्शन है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर डी सही, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर को देखते हैं। तो इस तरह से अभी आपको सब्जेक्टिव बताया गया, सब्जेक्टिव के साथ जो 17 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। आप यह ध्यान दीजिए कि जब प्रारंभिक परीक्षा देने जाते हैं हम लोग यूपीएससी और बीपीएससी टेस्ट की शेष, तो वहाँ पे आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपसे साइंस से पूछे ही जाते हैं, ये फिक्स है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अपलोड किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन है 17 नंबर की, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्न कथन पर तथा उसमें निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताएं कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष है आपका ये कि किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभिक में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो ये निष्कर्ष जो आपको 4 दिया गया, चारों में बताइए इसका रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। भरी हुई गाड़ी को चलने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत बल लगना पड़ता है, अधिक बल लगाना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम होता है। तो इस तरह से अभी आपको 17 क्वेश्चन कराया गया और 17 क्वेश्चन के साथ साथ जो सब्जेक्टिव बताया गया उस कंटेंट के आधार पर क्वेश्चन को तैयार किया गया। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो आज तक इतना ही, धन्यवाद।